आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के दो लेवल्स होते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं इकोनॉमिक्स के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप क्या था, माइक्रो, और दूसरा टाइप क्या था, मैक्रो। और ये दोनों टाइप को कौन बांटा है, किसने बांटा है अर्थशास्त्र को दो भागों में, रेगनर फ्रिश ने बांटा है। ठीक है, यहाँ लिखा भी होगा। बोला है कि आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के लिए यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको दो पार्ट में बांटा गया है। इकोनॉमिक स्टडी करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए हम लोग कितने पार्ट में बांट दिए इकोनॉमिक्स को, दो। पहला पार्ट कौन सा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा पार्ट क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा। अगर आप एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे मार्केट आपको पढ़ना है इसमें, तो मार्केट में सोचो एक व्यक्ति के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि सतीश कुमार का डिमांड का रेंज क्या है। अगर 10 रुपये में कोई सामान बिकेगा तो सतीश कुमार कितना खरीदेंगे, 15 में बिकेगा तो कितना खरीदें, 20 में बिकेगा तो कितना खरीदेंगे। यानी यार अलग अलग प्राइसेस के ऊपर किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेंगे। एक व्यक्ति के बारे में अगर स्टडी करें तो, और पूरे मार्केट के बारे में स्टडी करें तो कहाँ पे पहुँच जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, संपूर्ण पूरा अर्थव्यवस्था। जैसे अगर हम बता दें कि 15 रुपये केजी टमाटर है तो पूरे देश में डिमांड क्या होगा, तो आप नहीं निकाल पाओगे इसे। उसके लिए कौन सा इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, पूरे देश का। अच्छा, नेशनल इनकम निकालना तो देश का इनकम कैसे निकालोगे, पूरे नेशन का इनकम, पूरे देश का इनकम निकालना। एक व्यक्ति का इनकम अगर आपको निकालना है तो कहाँ पे आ जाएगा, माइक्रो के अंदर। माइक्रो का मतलब इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का इनकम। रमेश, गणेश, दिनेश, अगर उसका इनकम निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। लेकिन पूरे देश का इनकम निकालना है, जिसको नेशनल इनकम बोलते हैं, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय किसके अंदर आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर या मैक्रो के अंदर, मैक्रो के अंदर। क्योंकि जहाँ पूरे देश का आ गया वहाँ पे कौन सा इकोनॉमिक्स लगेगा, मैक्रो। कोई दिक्कत किसी को, किसी एक वस्तु के प्राइस के बारे में, मान लीजिए जैसे हम ये सामान बनाए तो हम कीमत खुद तय कर सकते हैं। तो जहाँ कीमत एक व्यक्ति तय करेगा, जहाँ किसी वस्तु का बहुत सारा ऐसा सामान है जिसका कीमत एक व्यक्ति तय करता है, और बहुत सारा ऐसा सामान है जिसका कीमत मार्केट डिसाइड करता है। फिर से सुना, बहुत सारा ऐसा कीमत है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हमारे बनते हैं जहाँ पे एक कंपनी तय करेगा कि उसका कीमत क्या होगा। जैसे एप्पल का फ़ोन, उसका कीमत मार्केट तय करता है या कंपनी तय करती है, मार्केट तय करता है। मार्केट में तो 15-20 हज़ार में फ़ोन आ रहा है, कंपनी डिसाइड करती है। तो वो कहाँ चला जाएगा, माइक्रो के अंदर। और अगर पूरा मार्केट में एक ही कीमत हो सबका तो उसको हम लोग किसके अंदर लेके जाते हैं, मैक्रो। इसका मतलब है वहाँ पे कीमत एक व्यक्ति तय नहीं कर रहा है, वहाँ मार्केट तय कर रहा है। अभी भी कोई गांव का किसान आता है यहाँ बेचने सब्जी कोरा चौक में, तो बताओ मन तो बना का है घर से, कहा 17 रुपये से कम में नहीं बेचेंगे। अब मार्केट में आया बैठा तो देखा सब 12 में बेच रहा है, वो क्या करेगा, 17 में बेचेगा कि 12 में बेचेगा। तो उसका प्राइस कौन डिसाइड किया, वो खुद या मार्केट, उसकी इच्छा से थोड़ी चलता है। तो 17 लेके बैठा रह जाएगा, शाम तक 1 केजी नहीं बिकेगा, अब 12 वाला सब बेच के निकल जाएगा, तो तुमको भी 12 बेचना पड़ेगा। तो जहाँ किसी वस्तु का कीमत पूरा मार्केट डिसाइड करेगा, आपके कंट्रोल से बाहर है, वो कौन सा इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, मैक्रो। और जहाँ आप खुद डिसाइड करेंगे वो किसके अंदर आता है, कौन सा, जहाँ माइक्रो। याद रहेगा, ये माइक्रो मैक्रो में कन्फ्यूजन ही है। MI का मतलब छोटा और MA का मतलब बड़ा। MI का मतलब छोटा, MA का मतलब बड़ा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है कि किस में किस चीज़ का स्टडी करते हैं। तो पढ़िए, देखिए क्या लिखा है कि कौन सा इकोनॉमिक्स में किस चीज़ का स्टडी किया जाता है। सबसे पहले लिखा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई, एक इंडिविजुअल यूनिट, व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, कि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे क्या क्या, देख लो इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, जैसे एक कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे, रमेश का स्टडी कर रहे, गणेश का स्टडी कर, एक व्यक्ति का, पूरे मार्केट के कंज्यूमर का नहीं। मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर है, आप सब लोग कंज्यूमर हैं मार्केट के, लेकिन सबके बारे में स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। हम एक के बारे में देख रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति के बारे में पूछा जाए तो ये क्या कर रहा है, तो एक व्यक्ति का देख रहे हैं कि एक कंज्यूमर का क्या स्टडी। एक प्रोडक्शन एक्टिविटी देखते हैं, प्रोड्यूसर का, एक विक्रेता का, एक ग्राहक का, ठीक है। ये सारे के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो वो किसके अंदर आता है, माइक्रो के अंदर। फिर से बता देते हैं, यहाँ कम ही एग्जाम्पल लिखा है, एक इंडिविजुअल पर्सन का यानी कंज्यूमर का, एक उपभोक्ता का, एक प्रोड्यूसर का, एक उत्पादक का, वो कहते हैं एक फर्म का। जहाँ एक है सिंगल वन, एक अगर हम स्टडी करें एक व्यक्ति के बारे में, एक फर्म के बारे में, एक मार्केट के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो किसके अंदर आता है, माइक्रो के अंदर। और जहाँ संपूर्ण एग्रीगेट
संपूर्ण का स्टडी कर रहे हैं, ऑल ओवर का स्टडी कर रहे हैं, वो किसके अंदर आता है? जैसे इसमें देखो समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे, नेशनल इनकम, पूरे देश का क्या इनकम है, और यहाँ पढ़ेंगे एक व्यक्ति का इनकम, यहाँ पढ़ेंगे एक व्यक्ति का इनकम, यहाँ पढ़ेंगे पूरे देश का इनकम। राष्ट्रीय बचत, यहाँ पढ़ेंगे एक व्यक्ति का बचत कितना है, यहाँ पढ़ेंगे पूरे देश का बचत कितना है। अच्छा, क्या लगता है सरकार पूरे देश का बचत निकालती है? पूरे देश के लोग कितना पैसा बचाते हैं सरकार निकालती है? कैसे पता चलता होगा सरकार को कि कितना बचाते हैं लोग? क्या? अरे भैया, बचा कहाँ रखते हो? बैंक में ज़मीन खरीदते हो, सोना खरीदते हो, काला धन बनाते हो, तो उसकी जानकारी सरकार को नहीं है, ये तो तय है। ब्लैक मनी समझते हो ना? अब घर में बक्सा में छिपा रहेगा, सरकार को कैसे पता चलेगा? लेकिन कहीं भी पैसा लगाओगे तो सरकार को जानकारी है ना। तुम बैंक में लगा रखा है, चाहे कहीं भी लगा रखे हो, सब जगह पे सरकार को जानकारी है, तुम्हारा बस बक्सा वाला जानकारी नहीं के अंदर में दबा, क्योंकि सरकारी अधिकारी थोड़ी तुम्हारे घर में घुस घुस के चेक करेगा। लेकिन आप पैसा कहीं भी लगाओ, ज़मीन खरीदते हो तो आपके नाम पर नहीं लिखा है कि इतना रुपये का ज़मीन ये खरीदा है, सरकारी रिकॉर्ड में जा रहा है। बैंक में लगा रहे हो तो बैंक में जा रहा है, सोना खरीद रहे हो तो वो भी आपके नाम पर कट रहा है बिल। तो ऐसी स्थिति में सरकार को मालूम होता है कि लोगों के पास कितना सेविंग है। जब ज़्यादा सेविंग सरकार देखती है कि ज़्यादा सेविंग है तो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सब डिसीजन लेती है सरकार। अच्छा, सरकार को मालूम है कि देश में कितना दूध का उत्पादन होता है? भारत सरकार को मालूम है दूध का उत्पादन कितना होता है देश में? कि काहे ला ये सब जानेगा सर? याद रखना, सब मालूम है कितना दूध का उत्पादन होता है। जब जनगणना होता है ना बाबू, तो ये भी पूछा जाता है कि आपके यहाँ गाय कितनी है, दूध कितना आता है, उसके हिसाब से सरकार ये तय करती है कि दूध का उत्पादन कितना होता है। अभी पटना में हाल फिलहाल में छापामारी शुरू हुआ था, सर्वे में पता चला, मान लेते एग्जाम्पल, एग्जैक्ट डेटा पता नहीं हमको, सर्वे में जैसे मान लो पता चला कि पटना में दूध का कंजम्पशन, यानी दूध पीने वाले लोगों की संख्या, या दूध जितना खरीदा जाता है, बेचा जाता है, तो टोटल खरीदने वाले की संख्या है लगभग, मान लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल से कि 6000 लीटर। कितना है? 6000 लीटर दूध का उत्पादन, मतलब कंजम्पशन होता है, दूध लोग पीता है उतना, 6000 लीटर। और जब रिसर्च पता किया गया तो पता चला कि सिर्फ उत्पादन होता है 4000 लीटर, तो बाकी 2000 लीटर या तो पानी पी रहा है या तो केमिकल वाला दूध पी रहा है, जो पी तो रहा है दूध लेकिन अंदर सारा नर्वस सिस्टम को ख़त्म कर देगा। तो छापामारी शुरू, कौन फर्जी दूध बना रहा है जी? तो 3-4 फैक्ट्रियाँ पता चल गई। ये लोग क्या करता था, केमिकल मिला के, खाद मिला के और दूध बना देता है। देखने में दूध है, टेस्ट कहीं कुछ नहीं। उस मिक्स करता था, कुछ ओरिजिनल दूध रहता था, कुछ वो बनाता था और उसको बेच रहा है। तो सरकार को जानकारी नहीं रहेगी तो ऐसे तो कोई भी गोरख धंधा चलाते रहेगा। सरकार को एक A to Z जानकारी, हमारा प्रोडक्शन इतना, सप्लाई इतना कैसे हो रहा है, जितना दूध का उत्पादन है उससे ज़्यादा लोग खपत कैसे कर रहे हैं, मतलब कोई तो फर्जी बना रहा है। बात समझ गए? यही चीज़ आपको पकड़ना है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है और वो सरकार को जानकारी रहती है। सरकार को हर जानकारी रहती है हमारे बारे में। अच्छा, गेहूं का उत्पादन कितना हुआ है, आलू का उत्पादन कितना हुआ है, सब जानकारी सरकार को है। अगर नहीं रखेगी सरकार तो क्या, अच्छा रखने क्या फ़ायदा? आलू का उत्पादन कितना हुआ है भारत में और दाल का उत्पादन कितना हुआ है, इसकी जानकारी रखने का क्या फ़ायदा सरकार को? कि हम लोग तो सर किसी तरह ज़िंदा रहेंगे, सरकार टेंशन ले। अरे भाई साहब, सरकार हमारे लिए सोचती है। मान लो आलू का यूज़ तो सबके घर में है। ऐसा कोई घर है जिसमें आलू का 1-1 साल तक कोई इस्तेमाल नहीं होता है? कोई ऐसा घर, सबके घर में आलू का इस्तेमाल है, दाल का इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है? अब दाल का उत्पादन मान लो भारत में हुआ है 100 टन दाल का उत्पादन हुआ है, और भारत सरकार का ये आंकड़ा कहता है कि पूरे देश में 1 साल में जो दाल का कंजम्पशन होता है, दाल जितना खरीद के लोग खाते हैं वो लगभग 350 टन खाते हैं। तो 350 टन दाल खपत करते हैं और हुआ है कितना, 100 टन। तो दो स्थिति हो सकती है, या तो लोग दाल खाना बंद कर दे, और नहीं तो प्राइसेस क्या होंगे, अरे सामान कम होता है, डिमांड ज़्यादा होता है तो प्राइसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, तो महंगा हो जाएगा दाल। तो सरकार क्या करेगी, जैसे ये जानकारी सरकार को लगा पता कि दुनिया में कौन दाल बेचेगा जी, तो पता चला स्विट्ज़रलैंड से दाल आएगा, वहाँ बेचने के लिए तैयार है, बोले ख़रीद लो। कितना, बोले 250 टन खरीद लो ना, बराबर हो जाएगा। 350 टन चाहिए ना देश में, 350 में 100 टन अपने पास है, 250 टन बाहर से खरीदेंगे, रेट सेम रहेगा। नहीं तो अगर नहीं खरीदेंगे तो रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो सरकार हम लोगों के लिए दाल खरीद के लाएगी ताकि रेट क्या हो, एज इट इज़ हो। इतना काम सरकार करती है, हम लोगों को तो पता ही नहीं चलता, हम लोग तो खाए पिए मस्त हैं, जहाँ से आएगा आएगा। हम लोगों को लगता है हम अपना पैसा लगा रहे हैं ना। भैया, आप अपना पैसा लगा रहे हो, बिकने के लिए नहीं आएगा तो ख़रीदोगे कहाँ से?
आना तो चाहिए दुकान में आने के लिए प्रोडक्शन होना चाहिए ना। अब बोलते हो हल्दी आएगा, अरे हल्दी प्रोडक्शन होगा तब आपके पास आएगा ना, नहीं प्रोडक्शन होगा तो नहीं आएगा। तो ये सब स्टडी किसके अंदर आता है? समझ में आया सरकार का क्या काम है? हर चीज़ को एनालिसिस करते रहती है सरकार की, जनता को सप्लाई में दिक्कत ना हो। अब सब लोगों को चाहिए हल्दी, और हल्दी का उत्पादन नहीं हुआ है, तो जब उत्पादन नहीं हुआ किसान बेचेगा नहीं, और किसान बेचेगा नहीं तो मिल उसको पीस के देगा नहीं। तो वैसे में आप हल्दी खाओगे कैसे? पैसा तो है पॉकेट में, लेकिन हल्दी खरीद नहीं पा रहे क्योंकि हल्दी है नहीं। बात समझ आई सबको? बहुत बार पैसा होता है सर, लेकिन सामान नहीं होता है, जिसके कारण लोग खरीद नहीं पाते। तो अगर ऐसी स्थिति आएगी तो प्राइसेस सीधे ऊपर जाएंगे। और ये किसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं? मैक्रो का। ये सारा प्रॉब्लम वहीं पे हम लोग सॉल्व करेंगे। और क्या प्रॉब्लम सॉल्व करें देख ले। नेशनल इनकम, नेशनल सेविंग, नेशनल इन्वेस्टमेंट, टोटल विनियोग कितना किया देश के लोग, कुल रोजगार कितना मिला है देश में, रोजगार की स्थिति क्या है पूरे देश में, कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है किसी चीज़ का, जैसे अभी बता रहे थे आपको। सामान्य कीमत स्तर, जनरल प्राइस लेवल क्या है किसी वस्तु का, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई महंगा चल रहा है या बहुत सस्ता हो गया। अच्छा, सस्ता भी होना चाहिए क्या? आप लोगों को क्या लगता है, महंगा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, या एज इट इज़ रहना चाहिए? बड़ा तुम लोग दानी आदमी है, सस्ता नहीं चाहता है। क्यों? सस्ता होगा तो किसान मर जाएगा, और जब मर जाएगा तो क्या करेगा? मान लो जी इस साल 1 लाख रुपया कर्जा लेके टमाटर लगाए, और टमाटर 3 रुपये केजी बिक रहा है, तो अगला साल वो किसान हिम्मत करेगा टमाटर लगाने का? कोई किसान नहीं करेगा। तो जब कोई किसान टमाटर लगाएगा नहीं तो खाओगे क्या? फिर इस साल तो मज़ा ले लिया 3 रुपये केजी का, खूब चटनी और रगड़ के रोज़ चल रहा है, अरे बहुत सस्ता है यार, खा लो रगड़ के। किसान मर रहा है अंदर से और तुम ऐश कर रहे हो। अगले साल किसान जब प्रोडक्शन नहीं करेगा, उसमें कुछ किसान प्रोडक्शन किया और कुछ नहीं किया, तो हो गया डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई क्या हुआ? कम। तब किसान हंसेगा और तुम रोओगे जब 550 रुपये केजी बेचेगा। तब किसान बोलेगा हंस ले, अब हंस, कितना हंस रहा था मेरी बर्बादी पर तुम, अब हंस, तेरी बर्बादी पर हम हंसेंगे। अब हमको मज़ा आएगा, तो हंस ले। तो याद रखिएगा, सरकार को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ना तो प्राइस ज़्यादा कम कीजिए और ना ही प्राइस बढ़ाइए, क्योंकि बढ़ाएंगे कस्टमर मर जाएगा, घटाएंगे किसान मर जाएगा। बताओ, ये कपड़ा बन के आया है, जो बना के लाया है उसको अगर 30 रुपये प्राइस पड़ रहा है और सस्ता कर दीजिएगा 25 रुपये में बिकेगा, तो बेचारा 5 रुपये घर से नुकसान सह के कैसे बेचेगा? धंधा ही बंद कर देगा। तो बोलता है ना तो प्राइस ज़्यादा होना चाहिए और ना ही प्राइस कम होना चाहिए। प्राइस देखो जनरल लेवल में होना चाहिए। देखो यहाँ लिखा है जनरल प्राइस लेवल है, एक सामान्य स्तर होना चाहिए जिसमें दोनों को फ़ायदा हो, किसान भी जिंदा रहे और कस्टमर भी जिंदा रहे। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। तो सब चाहता है सब सस्ता हो जाता है, कितना मज़ा आता है। काजू 3 रुपये केजी रगड़ के उड़ा देते हैं, सब सस्ता। लेकिन ये बात नहीं है, अगर सस्ता हो जाएगा तो पूरा दुनिया बर्बाद हो जाएगी, इसलिए सस्ता नहीं हो सकता। सस्ता होना भी नहीं चाहिए, एक जनरल प्राइस लेवल है उसी में, हाँ, लेकिन प्राइस बढ़ना भी नहीं चाहिए और ज़्यादा घटना भी नहीं चाहिए। एक जनरल प्राइस लेवल है जो हमेशा उसी तरह से उसी प्राइस में मिलता रहे। जैसे तेल, अगर सरसों का तेल की बात करें तो 110 से लेकर 160 170 तक के बीच में, उसी बीच में अगर ऊपर नीचे होता है तो कोई दिक्कत नहीं, उतना लोग एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अचानक बढ़ के 300 और 500 हो जाए तो थोड़ा बर्दाश्त नहीं होता है कस्टमर को, तब एकदम गुस्सा निकल जाता है। और बहुत सस्ता हो जाए तो किसान गुस्सा आएगा, यार सरसों लगाने में इतना मेहनत है, पानी पटाओ, ये करो, और देखो कितना सस्ता बिक रहा है, अब कहाँ से बेचेंगे? लास्ट में देखते हैं कभी कभी टमाटर रोड पर फेंक देता है, ये जाओ नहीं बेचेंगे, क्योंकि पता चला तुड़वाने में खर्चा पड़ रहा है 1 केजी में 1 रुपया, लगाए हैं 3 रुपया उसमें लागत है, तो 3 और 1 कितना हुआ? 4 रुपये। 1 भी रुपया मार्जिन नहीं हुआ है, 3 रुपया लागत है, 1 रुपया तोड़ने वाला खर्चा लेता है, तो 4 रुपया, और बेचना पड़ रहा है 3 रुपया में। प्रॉफिट तो छोड़ दो, कम से कम जो हमारा पैसा लगा वो तो वसूल हो जाए, लेकिन 3 रुपये में बेचना पड़ा तो क्या करेंगे? जाओ फेंक देता है टमाटर, कि नहीं बेचेंगे, क्योंकि यहाँ जहाँ हम तोड़वाएँ वहाँ से मार्केट लेके जाना होगा, फिर वहाँ भाड़ा लगेगा, फिर भाड़ा लगा के बेचो 3 रुपये में, तो 2 रुपये घर से नुकसान कौन सा सहेगा? जाओ तोड़वा फेंक दिया ऐसे ही। ये स्थिति हो जाती है। कोई कोई खेत में ही छोड़ देता है, जाओ, बोल देता है जिसको खाना है तोड़ के खा लो अपना। बात समझ गए? इस साल हम दान कर रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बात समझ में आया सबको? आगे बढ़े। अब हम लोग पढ़ते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में दो नेचर के आधार पर विभाजित किया गया है। पहला नेचर होता है इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस, और दूसरा है इकोनॉमिक्स एज अ नॉर्मेटिव साइंस। एक है पॉजिटिव साइंस
वास्तविक विज्ञान और एक है आदर्श विज्ञान, नॉर्मेटिव साइंस। इकोनॉमिक्स के नेचर की बात करें तो दो तरह का नेचर है, पहला पॉजिटिव साइंस और दूसरा नॉर्मेटिव साइंस। एक है आदर्श विज्ञान और दूसरा क्या है, वास्तविक विज्ञान। आदर्श विज्ञान में क्या होगा, चलिए इधर देखिए, वास्तविक विज्ञान यहाँ अर्थशास्त्र है और साथ ही साथ इसको अर्थशास्त्र बोल सकते हैं, विज्ञान यहाँ लिखा है साइंस में, लेकिन पॉजिटिव बोलता है एक्चुअल इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसको हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यानी अगर इकोनॉमिक्स को स्टडी करना है तो दो पार्ट में स्टडी करेंगे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के। ये नेचर है इसका, प्रकृति है, दो तरह से, पॉजिटिव और, सारे बच्चे बताएंगे, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। इकोनॉमिक्स के दो नेचर, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। अब पॉजिटिव में क्या होगा और नॉर्मेटिव में क्या होगा, बोलता है इसमें ये चीज़ देखना है कि क्या है से संबंधित, अर्थात आर्थिक समस्या वास्तव में कैसे हल होती है, और बोलता है क्या होना चाहिए। अच्छा, दो तरह के कॉन्सेप्ट वाले इकोनॉमिक्स है। नेचर का मतलब समझते हो, जितने लोग इकोनॉमिक्स के विद्वान हैं ना, वो दो पार्ट में बट गए। कुछ लोग बोलते हैं समस्या को बता दिए, देखो ये है, और कुछ लोग बोलते हैं इसका सॉल्यूशन बताते हैं कि ये होना चाहिए। जैसे भारत में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, एक समस्या है कि नहीं इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स से समस्या है, जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रहा है। ये ऐसा बोलने वाले कौन सा इकोनॉमिक्स वाले लोग होंगे, ये कौन से होंगे, एक्चुअल वाले। देखो लिखा है जनसंख्या बढ़ रहा है, लेकिन कैसे उसको कंट्रोल करना चाहिए, वो कहाँ लिखा है देखिए तो, क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए एक्चुअल में, ये सॉल्यूशन बता रहा है ना। तो ये कौन बताता है, नॉर्मेटिव साइंस बताता है कि क्या होना चाहिए। ऐसे विद्वान जो इसको मानते हैं, बहुत सारे विद्वान इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं, बहुत सारे विद्वान इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं। तो जो विद्वान इस कॉन्सेप्ट को मानता है वो बताता है क्या होना चाहिए, और जो विद्वान इस कॉन्सेप्ट को मानता है वो बताता है क्या है। क्या है, तो भाई भारत में जनसंख्या बहुत बढ़ा हुआ है, बता दिया इतना, और ये बताता है क्या होना चाहिए, जनसंख्या को कैसे नियंत्रित करना है। तो दो तरह के कॉन्सेप्ट वाले इकोनॉमिक्स में विद्वान मिलेंगे, एक जो ये बताता है क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर बता दिया, और एक बताता है क्या होना चाहिए। तो जो विद्वान इसको मानते हैं वो बताते हैं क्या है, और जो विद्वान इसको मानते हैं वो बताते हैं क्या होना चाहिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से विद्वान हैं जो दोनों को कॉन्सेप्ट को मानते हैं। इकोनॉमिक्स में बहुत कॉन्सेप्ट अलग अलग है, यानी इकोनॉमिक्स का परिभाषा सही नहीं है। इकोनॉमिक्स में एक बात कोई नहीं बोलता है, तीन चार बात बोलता है। पहला बात याद रखना सब लोग, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी बात को लेके कोई क्लियरिटी नहीं है। जैसे होता है ना कि यही होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है। इकोनॉमिक्स को बोला जाता है ना, एग्जाम्पल से समझ लोगे तो समझ में आए। इकोनॉमिक्स का मतलब, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट को एकदम बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो ऐसे समझाया गया है कि एक हाथी है और 5 अंधे लोग हैं, और पांचों अंधा लोग हाथी के अलग अलग कंपोनेंट्स को, कोई सूंड पकड़ लिया, कोई पैर पकड़ा। तो बताओ जी, अंधा आदमी उसको नहीं मालूम सामने हाथी है, जब पकड़ेगा, कोई कान पकड़ लिया, तो क्या लगता है सब लोग क्या बोलेगा उसके बारे में कि हाथी है। अंधा आदमी हाथी को पकड़ ले तो क्या बोलेगा, अलग अलग कंपोनेंट्स, कोई पैर पकड़ा है, कोई सूंड पकड़ा है, कोई कान पकड़ लिया, तो सब लोग यही बात बोलेगा हाथी है, अलग अलग बात बोलेगा, बोलेगा कि नहीं। इसका मतलब यही है कि हम इकोनॉमिक्स में कोई देखने वाला नहीं, किसी का आँख नहीं है, सब अंधा है, और जो जैसे देखा वैसे परिभाषित कर दिया। इकोनॉमिक्स में सब अंधा है सर, किसी कोई परफेक्ट इकोनॉमिक्स में नहीं। अगर कोई बोलता है कि हम इकोनॉमिक्स के विद्वान है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इकोनॉमिक्स में विद्वान हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो जैसे देखेगा वैसे उसको परिभाषित कर देगा। बात समझ गए। इसका मतलब तुम लोग खुश मत हो ना कि हम लोग भी विद्वान नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं सर, जैसे पाएँ वैसे डिफाइन कर देंगे, एग्ज़ाम में हमको नंबर मिलना चाहिए, मिलेगा बिल्कुल, लेकिन लॉजिक सही होना चाहिए, बिल्कुल सही मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई विद्वान नहीं, मालूम है कि नहीं। आज तक इकोनॉमिक्स का तो परिभाषा क्लियर ही नहीं हुआ है, मालूम है। इकोनॉमिक्स का कोई परिभाषा नहीं है, जिस इकोनॉमिक्स को आप पढ़ रहे इसका डेफिनेशन ही नहीं है, परिभाषा ही नहीं इसका। कोई पूछ देगा व्हाट इज इकोनॉमिक्स तो नहीं बता पाओगे, है ही नहीं परिभाषा। बात समझ में आया। तो जिस सब्जेक्ट का ही डेफिनेशन नहीं है तो उसके अंदर कितना क्लियर रहेगा, लेकिन सब कन्फ्यूजन वाला रहेगा। वहाँ पे विद्वान अलग अलग होते हैं। कुछ विद्वान बोलता है नहीं ऐसा होना चाहिए, तो जहाँ जहाँ लॉजिक पढ़ोगे ना वहाँ तुमको विद्वान मिल जाएंगे। कुछ बोलेगा ऐसा होना चाहिए, कुछ बोलेगा नहीं ऐसा नहीं होना, ऐसा होना चाहिए, और दो सबका सही लगेगा, लेकिन किसी का भी परफेक्ट नहीं है, याद रहेगा। तो यहाँ भी दो पार्ट पे विद्वान बटे हुए। देखो सत्यापन बोलता है, इसका सत्यापन किसके आधार पर करेंगे,
बोलते हैं इसका सत्यापन किसके आधार पर करते हैं? वास्तविक आंकड़े के आधार पर करते हैं। इसका सत्यापन किसके आधार पर करते हैं? वास्तविक आंकड़े। और इसका सत्यापन बोलते हैं वास्तविक आंकड़े के आधार पर नहीं किया जाता। मतलब प्रूव करना होगा ना जी, तुम अपना बात बोल दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो प्रूव करोगे ना दुनिया के सामने, क्यों तुम ये बात बोल रहे हो? तो बोलता है जो प्रूव करेगा ना, एक्चुअल डेटा जो उसके पास होगा उसी के आधार पर करेगा। देखो हमारे पास ये आंकड़े हैं और हम इसी आंकड़े के आधार पर ये कह सकते हैं कि ये समस्या है। क्या होना चाहिए? वो आंकड़ों के आधार पर। इसमें बोलता है कि कोई सत्यापन का आधार नहीं है। एक आर्थिक क्रिया का वास्तविक विश्लेषण करना, कोई भी आर्थिक क्रिया, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसका रियल एनालिसिस किया जाता है पॉजिटिव साइंस के अंदर, और नॉर्मेटिव साइंस के अंदर एक आदर्श मानदंड स्थापित किया जाता है कि होना क्या चाहिए था। ठीक है, जनसंख्या बढ़ा हुआ है, ठीक है, समस्या है, लेकिन होना क्या चाहिए? भारत जैसे देश के लिए जनसंख्या क्या होना चाहिए था? तो बोला कि नहीं, भारत जैसे देश के लिए जनसंख्या 121 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बताया आदर्श कि 121 करोड़ होना चाहिए, ये होना चाहिए बताएगा, ये क्या है वो बताएगा। उसके बाद बोलता है कि पॉजिटिव साइंस और क्या बोलता है? तो वास्तविक तथ्यों पर आधारित तथा परामर्श देना नहीं। इसमें कोई सजेशन नहीं देगा आपको, खाली प्रॉब्लम बता देगा कि प्रॉब्लम है कि जनसंख्या भारत में तेज़ी से बढ़ रही है। जैसा भी एक प्रॉब्लम है कि भारत में बेरोज़गारी तेज़ी से बढ़ रही है, और भारत के युवाओं को फुर्सत ही नहीं ये जानने के लिए कि हम बेरोज़गार हैं, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर और यूट्यूब वाला यूनिवर्सिटी में उनको फुर्सत नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हम बेरोज़गार हैं। अभी आप लोग तो 12th में हो, लेकिन 12th के बाद जब आगे पढ़ोगे तो आगे वाले जो युवा पीढ़ी है ना, उसको फुर्सत मिले तब ना। उसको लगता है कि फेसबुक में एकदम ऊपर ऐसे खींच रहे हैं ना, देख रहे हैं फ़ोटो और लाइक मार रहे हैं, यही मेरा रोज़गार है। जब कुछ साल के बाद शादी विवाह हो जाता है तब एहसास होता है यार हम तो बेरोज़गार हैं, पैसा कहाँ से लाएंगे, अब बीवी को कैसे पालेंगे, बाल बच्चा अगर हो गया तो टेंशन और है, स्कूल का फ़ी कहाँ से भरेंगे। तब समझ में आता है कि असली बेरोज़गार है। तब कभी सेल्फी लेके नहीं डालेगा स्टेटस में, तब बेचारा जानता है कि मेरा स्टेटस क्या हो गया है, क्या थे और क्या हो गया। आजकल यही ना, इंस्टाग्राम पर एक फ़ोटो डाल दो, 50 गो लाइक आ गया तो रोज़ चेक करता है सुबह सुबह कितना, 49, वाह 50, हाफ सेंचुरी मार दिए। मतलब 50 आदमी, और लोग झूठा कमेंट करता है, मालूम है कि नहीं? वो झूठी दुनिया है। तुम खराब भी लगोगे, बोले बहुत सुंदर लग रहे हो, और घमंड में फूल गया ले कि हम तो सुंदर दिख रहे हैं, और जाके फेशियल करा रहे थे। ले भैया, अरे वो सुंदर तब दिखोगे जब आपको 50 नहीं 5,000 50,000 लोग बोलेंगे कि यार स्मार्ट है, सिर्फ चेहरे से नहीं काम से। स्मार्ट बंदा तो है, इसका स्मार्ट वर्क होता है। तो ये चीज़ आपको समझना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वास्तविक तथ्यों पर आधारित परामर्श, मतलब ये सजेशन आपको नहीं देगा, ये एक्चुअल फैक्ट बता के छोड़ देगा, और ये आपको सजेशन देगा, सुझाव देगा कि कैसे उसको करना चाहिए। मूल्य विश्लेषण बोलता है, इसमें मूल्य विश्लेषण नहीं करता है, मतलब ये कोई प्राइस एनालिसिस नहीं करता है, जबकि ये प्राइस एनालिसिस करता है। और एग्जाम्पल देखिए क्या क्या इसमें एग्जाम्पल है। तो बोलता है भारतीय अर्थव्यवस्था में कीमत निरंतर बढ़ रही है। बताओ भारत में समस्या है कि नहीं? कीमत है, हमें हमेशा किसी सामान का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समस्या बस बता के छोड़ दिया, तो वैसा तो हम लोग भी बता देंगे। बताओ जी, ये इस कैटेगरी में तो तुम लोग अभी से हो, समस्या बताने में दिक्कत है क्या? भारत में प्राइसेस बढ़ रहे, तो नहीं पढ़ा लिखा भी आदमी बता देगा बड़ी कीमत महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगाई, डीजल पेट्रोल सब महंगा, बता देगा कि नहीं? अरे भैया असली इकोनॉमिक्स तब हो जब बताओ उसका सॉल्यूशन क्या है। महंगाई बढ़ रहा है तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो ये बताएगा। देखिए है क्या लिखा है, भारत में बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, यानी क्या करना चाहिए सरकार को, ये बताएगा सॉल्यूशन। कि महंगाई बढ़ रही है तो उसके लिए सरकार को क्या क्या काम करना चाहिए ताकि महंगाई नियंत्रित हो जाए। जनसंख्या बढ़ रही है, ये बता के छोड़ दिया प्रॉब्लम। तो भैया ये तो हम भी जानते हैं जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन आप अच्छे इकोनॉमिक्स तब करना कहलाओगे जब ये पता चलेगा कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार को कौन कौन से कानून बनाने चाहिए। तो जो इकोनॉमिक्स इस बात को मानते हैं वो सिर्फ प्रॉब्लम बताते हैं, और जो इकोनॉमिक्स इस बात को मानते हैं, इसके समर्थक हैं, वो क्या बताते हैं, सॉल्यूशन बताते हैं। क्या बताते हैं, सॉल्यूशन। एक्चुअल सॉल्यूशन क्या होगा, समस्या तो है, उसका निवारण क्या होना चाहिए, समस्याएं बहुत है, उसका निवारण क्या होना चाहिए ये पता चलता है। ये कौन सा इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, पॉजिटिव में या नॉर्मेटिव में, नॉर्मेटिव में। पॉजिटिव में प्रॉब्लम, अब देखो पॉजिटिव नाम सुनो मत, पॉजिटिव में प्रॉब्लम और नॉर्मेटिव में सॉल्यूशन। सारे बच्चे रिपीट करेंगे, पॉजिटिव में प्रॉब्लम और नॉर्मेटिव में सॉल्यूशन। जैसे एक प्रॉब्लम यहाँ पे देखो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आय वितरण की असमानता है, मतलब भारत जैसे देश में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत दिक्कत है, किसी के पास बहुत रुपया है और किसी के पास कुछ नहीं है, ये समस्या है। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या बता रहा है,
कि अर्थव्यवस्था में आय की असमानता कम की जानी चाहिए। ये जो गैप है ना अमीर और गरीब के बीच में, इसको कम करना चाहिए, सरकार इसके लिए काम करे। अच्छा, क्या कर सकती है सरकार इसके लिए? ये तो लिख दिया कम किया जाना चाहिए। कम करना बहुत ज़रूरी है आय का असमानता, क्योंकि देखिएगा किसी के पास इतना पैसा है कि संभाल नहीं पा रहा है और किसी के पास कुछ नहीं है, तो इसको सरकार कैसे कम कर सकती है बताइए? तुम लोग सरकार में अगर बताओ अभी जिता देंगे, तुम लोग को प्रधानमंत्री बना देंगे हम, ठीक है, अपना समर्थक के ज़रिए, तो तुम लोग बताओ कि कैसे अमीर और गरीब को बराबर कर दोगे? अमीर से छीन लेंगे पैसा, दादागिरी है। कानूनी हिसाब से, कानून के तरीके से आप अमीर और गरीब में के बीच में कैसे गैप को बराबर कर दोगे? अगर कर तुम लोग बना नौकरी मिल जाएगा, बताओ खाली, यही सब सीखना है। सरकार मान लो यहाँ जी हेमंत सोरेन जी की सरकार है झारखंड में, बोले कि नहीं हमारे यहाँ अमीर और गरीब बराबर होना चाहिए, कोई गरीब नहीं रहेगा और कोई बहुत ज़्यादा अमीर नहीं। हाँ बहुत रहेगा, पैसा कमाएगा रहेगा, लेकिन बराबर होना चाहिए। कम से कम हर व्यक्ति को 50,000 रुपये 40,000 रुपये हर महीना इनकम होना चाहिए। इसके लिए आप IAS अधिकारी हैं, बुलाया IAS अधिकारी को, इधर आइए सर, UPSC के एग्ज़ाम पास किया, बताइए कौन से कदम उठाएं कि गरीबी दूर हो जाए। क्योंकि आपको मालूम है 1947 से एक नारा चला है, गरीबी हटाओ, और तुम लोग फिल्मों में देखते हो गरीब हट रहा है लेकिन गरीबी नहीं हट रहा है। तो कैसे हटाएंगे बताइए? आपसे पूछा जाएगा गरीबी कैसे हटाएंगे, या कल के नेता ही बन गया, भाषण दे रहा था गरीबी हटा देंगे, सामने पत्रकार पूछा कैसे, बोला कुछ प्लान नहीं है, तो बोले भाषण मत मारिए। ऐसे 1947 से सुनते आ रहे हैं, इंदिरा गांधी के ज़माने से सुनते आ रहे हैं, सब बोलता है गरीबी हटा देंगे। आप पूछता है कैसे, बोलता है कुछ उपाय नहीं, बुद्धि काम नहीं कर। पूछ लो, कोई नेता अगर डायलॉग दे रहा है पूछो कैसे, बताओगे ना रास्ता, कैसे हटाओगे, क्या करोगे गरीबी हटाने के लिए, तब देखना नेताजी चुप लगा देंगे, क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं। अरे भाषण देने में थोड़ी दिक्कत है, खड़ा होकर लपेट दिया, पब्लिक भी समझ गया गरीबी यही आदमी हटा देगा। क्या कर सकते हैं बताओ? गरीबों को शिक्षित करना चाहिए और उसको रोज़गार देना चाहिए। और अमीर आदमी क्या करेगा उस समय? जब गरीब आदमी शिक्षित होगा, रोज़गार प्राप्त कर रहा होगा, तो अमीर और कमाएगा ना। तो वही बोले कि ये जब गरीब को तुम यहाँ पुश कर रही तो अमीर और आगे बढ़ेगा ना, तो गैप तो बढ़ेगा। बताओ, अमीर आदमी को सबको पकड़ पकड़ के 1 साल के लिए बंद कर दो जेल में, अरे तुम लोग कमाओ नहीं भैया, और गरीब को बोला तुम लोग लूट लो सब संपत्ति और अमीर बन जाओ बराबर, ऐसा करेगी सरकार? तो बताओ क्या करोगे भाई तुम लोग? कैसा IAS ऑफिसर है क्या? देखो सरकार क्या कर, इधर देखो, देखो तुम लोग सरकार को प्लान दो कि सर ये स्थिति अभी है, यहाँ है रिच पर्सन, ये रिच पर्सन का ग्राफ है और गरीब आदमी यहाँ पे है, यही ना है पुअर पर्सन। कैसे बराबर करेंगे इसको? बराबर करना है तो पहला तरीका ये है कि सर इसमें से कुछ काट लीजिए, इतना काट लेंगे इसका हिस्सा, इसका इनकम इतना उड़ा देंगे, और ये जो काटेंगे सो इसको दे देंगे, बराबर हो जाएगा। अब किस नाम से काट लो? ज़बरदस्ती, दादागिरी। बोलता है कि अमीर आदमी से क्या लेती है सरकार? टैक्स। इसको क्या देती है? सब्सिडी। सरकार तो यही करती है कि बराबर हो जाए। सब्सिडी समझते हो? सहायता। गरीबों को मिलता है सब्सिडी और अमीरों से लिया जाता है टैक्स। बताओ इसमें तो बराबर हो जाएगा ना जी। अगर ये वाला पैसा यहाँ पे भर दें तो बराबर हो जाएगा। ये देखो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन सरकार आज तक सक्सेस नहीं हो पाई। क्यों जानते हो? क्योंकि अमीर आदमी का टैक्स करता है तो और कमाता है, बोलता मेरा काट लिया, और कमाता, और मेहनत करता, और आगे बढ़ता, और कमाता है। और गरीब आदमी बोलता है चावल फ्री मिलवे करता है, बच्चा का पढ़ाई फ्री, छात्रवृत्ति फ्री, गेहूँ फ्री, नमक फ्री, तेल फ्री, घर भी बना हुआ है, पानी के लिए चापर नल लग गया, ठीक है, नल से पानी आ रहा है। मनरेगा में 100 दिनों की रोज़गार गारंटी भी फ्री है। और क्या क्या फ्री है? स्कॉलरशिप मिल गया, गैस सिलेंडर मिल जा रहा है, तो सब मिल जा रहा है। तो करेंगे काहे काम? घर भी मिल गया तो काम क्या करना है? सब सरकार, हमको कुछ करना नहीं है। बैठ के चौक पर दिन भर ताश मार रहे हैं, सांझ को लेते हैं और सो जाते हैं। ज़िंदगी मस्त है क्योंकि उनको कमाना नहीं है। असली राजा तो वही है, ऐश कर रहा है ज़िंदगी का असली मज़ा वही ले रहा है। ये तो बेचारा लगा पड़ा है पैसा कमाने में, असली मज़ा ही ले रहा है। अब बाद में जब पैसे का ज़रूरत पड़ता है तो फिर महिला मंडल से कर्जा लो या किसी
साहूकार से कर्जा लो जो सूद पर पैसा लगाता है, और फिर उसका कर्जा चुकाते चुकाते ज़िंदगी भर परेशान रहो। सरकार की कोई गलती है गरीबी हटाने में? सरकार तो प्रयास करिए, आपको सरकार ऑप्शन दे रही है। बताइए, अच्छा इस मामले में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस कैटेगरी से इधर आ जाते हैं, मालूम है कि नहीं? कुछ होशियार जो पढ़ा लिखा समाज है, इसमें जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है या कोई फैमिली में पढ़ गया, वो तुरंत इधर शिफ्ट हो जाता है। उसको हल्का सा सोचो, देख तो सरकार आपको पुश कर रही है, ना घर बनाना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, आप जो कमाओगे सब बचेगा, और सब बचेगा। अगर बचाओगे तो धीरे धीरे आप भी गरीबी से इधर की तरफ शिफ्ट हो सकते हो। 10 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, शिफ्ट हो जाओगे। अगर एक नॉर्मल आदमी 20,000 का भी नौकरी करता है तो सर उसका खर्चा क्या है? सब राशन तो सरकार दे रही है, थोड़ा मोड़ा तेल मसाला का खर्चा है, घर दे दी सरकार, पीने का पानी, बच्चे का पढ़ाई का खर्चा, आपका इलाज 5 लाख रुपए तक फ्री, वो भी सदर अस्पताल में ऐसे फ्री। बीपीएल वाले का कोई पैसा नहीं लगता, ना दवाई का ना इलाज का, सारा कुछ फ्री है, हर जगह बीपीएल वाले को फ्री है। उसके बावजूद अगर 20,000 कमा के आप नहीं बचा रहे हो, इसका मतलब है कि आप लापरवाह हो, आप अपने इनकम के लिए नहीं सोच रहे हो, और इसीलिए इनकी स्थिति और दयनीय हो रही है। ये नीचे जा रहे हैं, मालूम है कि नहीं? इनको लगता है सब सरकार के का काम है, हमारा काम नहीं। ये तो यहाँ तक बोल देते हैं कि बारिश नहीं हो रहा है, सब मोदिया का देन है, मोदिया जब से आए तब से बरसात कम हो रहा है, यहाँ तक बोल देगा। कोई ठिकाना नहीं है। हमको एक आदमी मिला गांव में, अब बहुत ठंडा है जी, कि मोदिया जब से आया चला कहर बरसा दिया, एकदम गजब ठंडा आता है। हाँ बताओ जी, ये लोग पढ़े लिखे इतने अच्छे हैं कि सब काम के लिए मोदी को जिम्मेदार, उन्हें मोदी इनको लाके खाना खिलाएगा। अरे भाई, जितना दिया, कोई भी सरकार जितना दे रही है वो आपके लिए काफ़ी है, चाहे हेमंत सोरेन की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो। करना तो आपको न है, कर्म आपको करना है, अपने गरीबी को आपको दूर करना है। बात समझ में आया? तो सरकार कर रही है अपना काम, लेकिन लोग सुधर नहीं रहे, इसलिए गरीबी हट नहीं रही, और ना हटेगी भारत में, क्योंकि भारत में जो मानसिकता है वो बदलने वाली नहीं है। बहुत लंबा समय लगेगा, 100 साल लगेगा मानसिकता को बदलने में। जिस दिन मानसिकता किसी का बदल गया ना, वो ठीक हो जाएगा। किसी आदमी का जो गांव में गरीब है, उसका जिस दिन मन बदल गया, दिमाग एकदम स्ट्रांग हो गया, हमको करना है चाहे जैसे भी हो, वो आदमी रात दिन काम करेगा, 2 शिफ्ट में काम करेगा, लेकिन अपने आप को गरीबी से सीधा बाहर शिफ्ट कर देगा। लेकिन कोई नहीं करना चाहता। अच्छा, गरीब आदमी कितना घंटा काम करता है जी? अगर करता भी है तो 8 घंटा, ज़्यादा कोई गरीब आदमी नहीं काम करता, उसके बाद सो जाएगा। देखो एक मजदूर को आएंगे 11 बजे, 5 बजे एकदम 4:30 से हाथ धोना शुरू, बोलो भैया ओवर टाइम के पैसा दे देंगे, थोड़ा सा कर दो, ना अपने पास टाइम नहीं है, नहीं करेगा। देख लेना तुम ओवर टाइम, बोलो कि भैया थोड़ा सा आधा मतलब 2 घंटा 3 घंटा का काम है, तो कल काहे ले परेशान हो गए, तुमको हम पैसा दे देंगे, तुम कर दो। नहीं करेगा, लिख के दे देते हैं। और हम लोग 16 घंटा काम कर रहे हैं। अमीर आदमी कितना घंटा? 19 घंटा, 18 घंटा। देख लो, तो पैसा कौन कमाएगा? अरे ज़िंदगी का असली मज़ा कौन ले रहा है? हम लोग। अरे हम लोग तो बर्बाद है यार पैसा कमाने में। कौन? हम लोग अमीर गरीब हैं यार, अमीर नहीं है, हम लोग भी गरीबे में हैं। लेकिन हाँ, इसमें नहीं है, इस कैटेगरी से हट के इस कैटेगरी में आ गए हैं। लेकिन अपने आप को थोड़ा अमीर पर्सन नहीं, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली हैं। जैसे आप सभी लोग मिडिल क्लास हैं, वैसे हम लोग मिडिल क्लास है। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से हट के यहाँ शिफ्ट हुए। तुम लोग का मानी समझ रखा हमको? समझ में आया सबको? तो ये स्थिति है। कोई दिक्कत किसी को? तो पढ़ा जा सकता है। आज यहीं तक रखें।